लड़ रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना भी चुनावी मैदान में हैं। बता दें कि दूसरे चरण के लिए 3,502 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इस चरण में करीब 25 लाख से अधिक मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। तो दूसरे चरण का चुनाव 26 सीटों पर दांव, और आज कई ऐसे प्रतिष्ठित चेहरे हैं जिनके भाग्य का फैसला जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। 239 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होगा। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है बढ़ चढ़कर मतदान में अपनी भूमिका जाहिर कर रहे हैं। और पहले फेज में भी हमने देखा था कि 61% से ऊपर मतदान हुआ था, और ये ऐसे में अच्छे साइन कहा जा सकता है, और कहा जा सकता है कि अब ये जो जनता है वो अवेयर हो रही है और किस तरह से अपने मत का प्रयोग करना है ये समझ में आ रहा है। मुद्दों की बात करें तो मुद्दे कई सारे हैं। पक्ष अपने मुद्दों को अलग तरीके से बताता है, विपक्ष अपने मुद्दों को अलग तरीके से बताता है, लेकिन जहां तक जनता की बात है, जैसा कि हमारे संवाददाता ने पिछले फेज के दौरान लोगों से बातचीत की थी, तो लोगों का कहना था कि हम विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे, हम रोजगार के मुद्दे पर वोट करेंगे, हम युवाओं के मुद्दे पर वोट करेंगे, और साथ ही साथ हम वोट करेंगे महंगाई के मुद्दे पर। तो जम्मू कश्मीर का रण और बम्पर वोटिंग का प्रण, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर से जिस तरह से मतदान हो रहा है, बम्पर वोटिंग हो रही है, वो यही जाहिर करती है। और ये ब्रेकिंग आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में 9 बजे तक 10.91% मतदान बड़गाम में हुआ है। ये बड़गाम में प्रतिशत हम बता रहे हैं। उसके बाद अगर गांदरबल की बात करें तो 12.61% मतदान हुआ है। पुंछ में 14.41% मतदान दर्ज किया गया है। अगर बात करें जम्मू के राजौरी संबंध की तो 12.71% मतदान हुआ है। रियासी में 13.37% मतदान हुआ है। तो हम आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राहुल लाल हैं, राजनीतिक विश्लेषक। इसके अलावा हमारे साथ सूर्या मैथिली हैं, राजनीतिक विश्लेषक। संदीप वजीर हैं, प्रवक्ता नेशनल कांग्रेस, और साथ ही साथ रमन सैनी हमारे साथ नौशहरा से लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हमारे संवाददाता नौशहरा से लाइव रमन सैनी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रमन, क्या वोटिंग हो रही है? क्योंकि वोटिंग प्रतिशत जो आ रहा है वो समझ में आ रहा है कि लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है, मात्र कह सकते हैं कि 3 घंटे हुए हैं और अच्छी वोटिंग। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये 9 बजे तक जो वोटिंग प्रतिशत सामने आई है वो 10% से ज़्यादा जो है वो वोटिंग इस समय दर्ज की गई है। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा स्टार्ट जो है वो जम्मू कश्मीर के सेकंड फेज़ में जो मतदान की शुरुआत हुई है। फर्स्ट फेज़ में भी हमने देखा था कि करीबन 61% मतदान जो है वो दर्ज किया गया था पूरे दिन में जो पोलिंग हुई थी। अब सेकेंड फेज़ में भी उसी स्तर पर, उसी तरीके से जो है वो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। मैं इस समय नौशहरा सीट पर हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो महिलाओं की लाइन अलग है और पुरुषों की लाइन जो है वो अलग है, और लंबी लाइनें जो हैं वो लगना शुरू हो गई हैं। खासतौर पर जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा इस समय घरों से बाहर निकल रहे हैं। अर्बन इलाके में थोड़ी सी धीमी शुरुआत हम जरूर कह सकते हैं, क्योंकि अर्बन का जो इलाका होगा वहाँ पर निश्चित रूप में लोग जो हैं वो थोड़ा रुक कर बाहर निकलते हैं, चाहे वो श्रीनगर सिटी का इलाका हो, क्योंकि सेंट्रल कश्मीर का जो इलाका है जहाँ पर 15 विधानसभा की सीटें हैं 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसमें गांदरबल, श्रीनगर और बड़गांव का जो इलाका आता है, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी धीमी शुरुआत जरूर है। लेकिन आप अगर पुंछ, मेंढर और राजौरी और गुलाबगढ़ का इलाका देखेंगे वहाँ करीबन 15% के आसपास में वोटिंग जो है वो हो चुकी है, जो अपने आप में एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और कुछ कमावेश जो पहले चरण, बिल्कुल आप रमन हमारे साथ बने रहिएगा, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे, क्योंकि दूसरे चरण का चुनाव और ऐसे में जानना बेहद जरूरी है कि जम्मू कश्मीर की जनता क्या चाहती है। स्टूडियो में मेरे साथ राहुल लाल मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक। राहुल लाल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि हमने पहले फेज में देखा कि वोटिंग का प्रतिशत जो है वो 61% रहा, 61 से ऊपर रहा है। ऐसे में आज दूसरे फेज की वोटिंग है, क्योंकि हर पार्टी ये कह रही है कि ये अच्छा प्रतिशत माना जा रहा है कि ये हमारी तरफ आ रहा है, क्योंकि 370 के बाद, धारा 370 हटने के बाद ये पहली बार वोटिंग हो रही है। आपको क्या लगता है कि ये जो बदला हुआ परिवेश है, इस तरह की वोटिंग क्या कहती है? नहीं, हमें तो ऐसा लग रहा है कि जो प्रथम चरण में बम्पर वोटिंग हुई थी, हाँ, वो उसका भी रिकॉर्ड आज हमें लग रहा है द्वितीय चरण में टूटने वाला है मैम। चूंकि देखिए, अगर 9 बजे सुबह तक की अगर अलग अलग जगहों पे हम लोग देख रहे हैं, केवल श्रीनगर में वोटिंग प्रतिशत कम दिखाई दे रही है, लेकिन
श्रीनगर को छोड़ के बाकी कहीं पे भी हम लोग जा रहे हैं तो 12 से 14% के आसपास का एवरेज वोटिंग दिखाई दे रहा है। जबकि आपको याद हो कि जम्मू, उत्तर प्रदेश, बिहार सरीखे राज्यों में तो इस समय तक काफी वोटिंग प्रतिशत सिंगल डिजिट में ही हुआ करता था, डबल डिजिट में नहीं जाता था। तो जनता काफी जबरदस्त रूप से, हमें लग रहा है कि पिछले 10 वर्षों से विधानसभा के चुनाव वहां पे नहीं हुए थे, लोकसभा के चुनाव हुए हैं, और उसके बाद जब ये चुनाव के मौके आ रहे हैं तो जनता बड़ी खुल के वहां पे सामने में आ रही है। और जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी जीत के रूप में मैं इसे देख पा रहा हूं, क्योंकि आसान काम नहीं है। जो वहां पे घाटी के क्षेत्र थे जहां पे चुनाव मतदान कराना एक कठिन काम होता था, वहां पे देखिए पिछले चरण में हम लोग देखें 80% वोट को क्रॉस करते हुए हम लोग देख रहे हैं। जो दूसरा सवाल था कि इसको अलग अलग खेमे के लोग अपने अपने हिस्से में देख रहे हैं, इसको वोटिंग प्रतिशत किसके पक्ष में जाएगा, किसके पक्ष में नहीं जाएगा। देखिए आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं मैम। देखिए आंकड़ों अगर हम लोग को देखें तो 43 सीटें यहाँ की और 47 सीटें जो है कि वो घाटी के 47 सीटों में भारतीय जनता पार्टी केवल 19 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लोकसभा चुनाव में तो वो चुनाव ही नहीं लड़ रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि जब डिबेट में हम लोग जाते हैं बहुत जोर शोर से वो कहते हैं कि विकास की गंगा बहा दी, सब कुछ कर दी, लेकिन वो 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। तो स्पष्ट है कि वो कॉन्फिडेंस जो उन्हें आना चाहिए था बीजेपी को घाटी के क्षेत्र में, वो उस कॉन्फिडेंस में नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने अपना पूरा ध्यान जो केंद्रित किया है वो ध्यान उन्होंने जम्मू क्षेत्र में केंद्रित किया है। उन्होंने यहाँ के चुनाव के अगर मैं मुख्य मुद्दा कहूं तो मुख्य मुद्दा एक तरह से पूर्ण राज्य की बहाली का मामला है, चाहे वो सत्ता पक्ष की तरफ से देखें या विपक्ष की तरफ से देखें। प्रधानमंत्री भी उन्होंने 5 अगस्त 2019 को भी कहा था कि पूर्ण राज्य की बहाली होगी, और विपक्ष भी इस मामले को उठा रहा है। बेरोजगारी का मामला है वो मामले उठे, और जो क्षेत्रीय दल है, जो रीजनल दल है, उनके मामले में अगर हम लोग देखें तो वो 370 और 35A के मामले क्षेत्रीय दल भी उसको उठाने में लगे पड़े हुए हैं। लेकिन हमें लग रहा है कि पूर्ण राज्य का दर्जा, बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े, जो दूसरी चीजें हैं, ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा सा मामला है जो आप जम्मू क्षेत्र से लेकर घाटी क्षेत्र में हर तरफ वो दिखाई देता है। बिल्कुल। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान संदीप वजीर को जोड़ लेते हैं, प्रवक्ता एनसी से। संदीप जी, आपसे क्या बोलूं मैं उमर अब्दुल्ला को लेकर, क्योंकि 2 सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं और हमने देखा था कि लोकसभा चुनाव में उनकी हार हुई थी और जेल में रहते हुए इंजीनियर साहब ने उनका वोट जो था वो काट दिया था, यानी कि हार गए थे। इस बार भी कमोवेश स्थिति जो है ऐसी ही है। नमस्कार सभी को। अभी स्थिति वैसी नहीं है, स्थिति चेंज हो गई है। वो इसलिए चेंज हो गई है क्योंकि लोकसभा जो चुनाव थे वो एक अलग, उसमें इमोशनल टैग लग गया हुआ था। जो इंजीनियर साहब थे वो जेल में थे और एक सिंपैथी की वेव चली उनके फेवर में। उन्होंने, उनके जितने भी उनके प्रचारक थे, उन्होंने कहा कि भाई इंजीनियर साहब को बाहर लाओ, वो 5 साल से बंदा जेल में है, विदाउट एनी कॉज जेल में है, तो उसको बाहर निकालो, इस वजह से उसको वोट दो, क्योंकि हम खत्म हो जाएंगे अगर वो बाहर ना आया तो। इस वजह से उमर साहब वो इलेक्शन हार गए और लोगों ने सिंपैथी वेव जो चलाई उसका नतीजा था कि इंजीनियर साहब जीत गए जेल में रहते हुए। लेकिन अब सिचुएशन बिल्कुल अलग है। लोगों ने भी अंडरस्टैंड कर लिया कि उन्होंने जो वो वोट किया था उस वक्त वो वेस्ट वोट हो गया, क्योंकि इंजीनियर साहब तो बाहर आए नहीं और उल्टा गवर्नमेंट इंडिया, और ये एक सेंस क्रीप कर गई है कश्मीर के लोगों के अंदर कि इंजीनियर साहब को विद पर्पस बाहर निकाला गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इस वजह से जो उससे पहले ही उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उसके बाद वो चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं कि अब चीजें जो हैं वो बदल चुकी हैं? डेलीगेशन के हवाले से समझ में नहीं आता, यही लोग जब जम्मू कश्मीर के बारे में कमेंट करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से बयान आता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो हमारा अंदरूनी मामला है, इस पर दूसरों की दखल नहीं होनी चाहिए। अगर दखल नहीं होनी चाहिए, अगर इनके कमेंट्स आपको नहीं चाहिए तो इनको यहाँ लाया क्यों जा रहा है? और वैसे भी यहाँ लोग वोट अपना इस्तेमाल या इलेक्शन में हिस्सा इसलिए नहीं ले रहे हैं कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत खुश हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तमाम कोशिशों के बावजूद लोग यहाँ इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, नहीं तो यहाँ लोगों को तंग करने में, सताने में, परेशान करने में पिछले 6-7 साल से हुकूमत ने कोई कसर बाकी नहीं रखी है। इसके बावजूद लोग अगर इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो ये लोगों की, मैं कहता हूँ इसका श्रेय लोगों को जाना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश कर रही है कि इसका सारा क्रेडिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिले, जो कि यहाँ के लोगों के साथ धोखा है। और अगर बाहर के डिप्लोमेट्स को लाया जा सकता है तो मुझे ये बताएं ना, बाहर के जर्नलिस्ट को इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है?
बाहर के किसी भी जर्नलिस्ट को जिन्होंने अप्लाई किया था इस इलेक्शन को कवर करने के लिए, उन्हें इजाज़त नहीं मिली। लेकिन एक गाइडेड टूर टूरिस्ट की तरह इन डिप्लोमेट्स को लाके यहाँ इलेक्शन दिखाए जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। सर थोड़ा ट्रेंड साउथ कश्मीर में काफी ज्यादा सुबह से ही वोटिंग देखने को मिली, लेकिन श्रीनगर थोड़ा स्लो है। आपको क्यों लग रहा है कि ऐसा हो रहा है? तब हमारी वोट डालने की आदत नहीं रही है। हम श्रीनगर के लोगों को 35 साल अपना वोट इस्तेमाल करने की आदत नहीं रही। हमें थोड़ा सा सीखना पड़ेगा दोबारा, मतलब घर से निकल के पोलिंग बूथ में जाना। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी जो सराउंडिंग एरियाज हैं वहाँ। चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं संदीप वजीर का। जी उमर अब्दुल्ला को ही हम सुन रहे थे और वही रटी रटाई बात कि लोग क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, और आप कह रहे थे कि अब परिवेश बदल गया है। कैसे बदला है? क्योंकि खुद ही उन्होंने पहले तो इलेक्शन ना लड़ने का फैसला लिया था और फिर अचानक वो लड़ने के लिए आ जाते हैं। देखिए उमर साहब का ये व्यू था कि यूटी में मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, ये एक डिग्रेडेशन है। और ये बात फैक्ट भी है कि यूटी स्टेट को यूटी में कन्वर्ट करना, ये फर्स्ट एक ही एग्जांपल है पूरी कंट्री के अंदर के जिस स्टेट को यूटी में कन्वर्ट किया गया हो। तो ये बात ठीक है कि हमें ह्यूमिलेट किया गया है और हमारी स्टेट को डिग्रेड करके उसको यूटी बनाया गया और 2 हिस्सों में तकसीम किया। इसके प्रोटेस्ट में उन्होंने कहा था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन उन्होंने अपने लोगों के लिए कैंपेन तो करना ही था ना। अगर वो खुद ना लड़ते तो उनमें को ये बात समझ आ गई कि जिस चीज को मैं ही सही नहीं मान पा रहा हूँ